ठीक है, चलिए। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा कि लूप किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं, और लूप का एग्जीक्यूशन हमने पर्टिकुलरली फॉर लूप के बारे में डिस्कशन किया था, और डू वाइल और वाइल लूप के बारे में भी डिस्कशन किया था। अभी मगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने फॉर लूप का एग्जांपल लेके आपको समझा दिया था कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा। और हमने जब ये पर्टिकुलरली व्हाइल लूप का भी सिंटैक्स देखा था, तो इट इज आल्सो लुक लाइक एज अ सिमिलर। तो अगर सपोज इसी प्रोग्राम को मुझे व्हाइल लूप में अगर कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये फॉर लूप यहाँ से निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। सो दिस इज द दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन वेरिएबल। देन व्हाट आई राइट? देन व्हाइल। सो व्हाइल मैंने लिखा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे लॉजिकल कंडीशन। तो दिस इज माय लॉजिकल कंडीशन। इट इज देन आफ्टर दैट इट इज व्हाइल ब्लॉक, एंड इन द व्हाइल ब्लॉक it is incremented or decremented of that variable. So I place this variable into this block now, where यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा एक तो इंक्रीमेंट, नहीं तो डिक्रीमेंट। तो सिंपली मैं ये प्रोग्राम इस तरीके से बाय यूजिंग द डू व्हाइल लूप मैं चेंज कर दिया। ठीक है ना? प्रीवियसली हमारा फॉर लूप का जो प्रोग्राम था उसी को ही हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? व्हाइल लूप में कन्वर्ट कर दिया। और अगर हम इसको रन करते हैं, तो बोथ आर द वर्किंग द सेम। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई इसमें आपका आंसर दूसरा आएगा। तो सपोज मैं यहाँ पे 10 देता हूँ, तो देखिए कल का ही आंसर आपको मिल रहा है ना? आंसर सेम मिल रहा है। आंसर में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं। देखो नंबर आपने क्या डाला है वही रिपीटेड हो रहा है, और बाकी आपको इवन नंबर और नंबर आपको मिल रहा है प्रॉपरली। तो ये हमारा पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट व्हाइल लूप के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके। अभी अगर सपोज मैं इसको ही डू व्हाइल में करता हूँ, अगर सपोज मैं इसको ही डू व्हाइल में करता हूँ, तो डू व्हाइल का क्या क्या फॉर्मूला है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। तो दिस इज योर इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। व्हाट दिस इज योर इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। then what is do? But you are placing here while loop. So I am deleting this block. I am deleting this particular statement from here. Okay, and I write here do. Okay. After that where you are placing the while, so you are placing here the while. जस्ट मैंने चेंज किया है, बाकी कुछ नहीं किया। देखो डू while का लूप कैसे है? इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल, दिस इज अ पार्ट ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल, देन डू। ओके। then after that, here is the logic, previous logic. Then you have to place here the while loop and just terminate that while loop. Okay. And after that there is also the increment and decrement in the do while loop also. So I place that increment and decrement in this particular loop also. Okay. तो सेम फंक्शन सेम फंक्शनलिटी इज डन ओवर देयर। जब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए ये भी प्रोग्राम का आउटपुट हमें सेम ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि डिफरेंस आएगा। देखो मैं यहाँ पे 10 प्लेस करता हूँ, तो सेम आउटपुट आपको मिल रहा है। ओके। फिर सर डिफरेंस क्या है? तो मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाने के लिए यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं? डिफरेंस अगर आपको देखना है, तो डिफरेंस देखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? देखो ये ब्लॉक ऑफ कोड, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, इस ब्लॉक ऑफ कोड को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। कौन सा? जो हमने यहाँ पे ब्लॉक लिया है, इस ब्लॉक को क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल देता हूँ, यानी सी आउट स्टेटमेंट डाल देता हूँ। और सी आउट स्टेटमेंट में मुझे सिर्फ नंबर प्रिंट आउट करना है, नंबर्स। ओके। और मैं यहाँ पे नंबर्स लेके यहाँ पे नंबर्स लेके यहाँ पे एनो लिखता हूँ। ओके। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एनो लिख लिया। ओके। तो ये मेरा फाइन हो गया प्रोग्राम। अभी अगर यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं मैं यहाँ पे 10 अप्लाई किया हूँ। तो 10 देने के बाद 10 हाउ मेनी टाइम्स इट प्रिंट्स अ 10? इट ओनली प्रिंट द 10, बिकॉज हाउ मेनी टाइम्स आई कॉल इट। यहाँ पे मैंने कुछ बताया ही नहीं। यहाँ पे मैंने कुछ बताया है क्या? कुछ बताया नहीं। तो ये कंडीशन कंटिन्यूअसली ट्रू ही हो रही है, और कंटिन्यूअसली और 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होते रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला है कि 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाए। तो जब भी हम ये प्रोग्राम रन करेंगे, तो हमको 10 प्रिंट आउट 10 टाइम्स मिलेगा। ओके। और तो मैं यहाँ पे स्लैश एन करता हूँ।
मैं सेव करता हूँ और ये चेक कीजिए, यहाँ पे मैं रन करता हूँ और रन करने के बाद यहाँ पे 10 लिखता हूँ, देखो 10 10 10 10 आपको प्रिंट आउट मिला। मगर मुझे ये नहीं चाहिए, सपोज 1 2 3 4 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 अगर चाहिए तो मुझे फॉर लूप 1 से इंक्रीमेंट होना है, तो मैं नंबर प्रिंट नहीं करूंगा, मैं आई प्रिंट करूंगा। सिंपली मैं आई प्रिंट करूंगा और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, आ गया 0 1 2 3 4 5 अप टू 10। ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ वो समझ में आया आपको? यहाँ पे सिंपली मुझे आई प्रिंट करना था। तो यही आपने देखा कि डू वाइल में भी होता है। और ये अभी देखो ये कंडीशन मैं फॉल्स कर लेता हूँ, ठीक है। आई की वैल्यू है 0, आई की वैल्यू क्या है 0, और एनओ की वैल्यू जो मैं इंसर्ट करूंगा दैट इज 10, तो वो 10, तो ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है ना, फॉल्स है ये कंडीशन। फिर भी मैंने क्या बोला था कल कि भाई एटलीस्ट आपका डू व्हाइल लूप वन टाइम तो भी एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो ये प्रोग्राम देखो किस तरीके से रन हो रहा है। मैं 10 लिख रहा हूँ, देखो एटलीस्ट वन टाइम दिस लूप इज एग्जीक्यूट, एटलीस्ट वन टाइम दिस लूप इज एग्जीक्यूट। कौन सा लूप? डू व्हाइल लूप। समझ में है? डू व्हाइल लूप एटलीस्ट वन टाइम तो भी एग्जीक्यूट होगा ही होगा। गॉट इट? ये डिफरेंस है किसमें, किसमें डिफरेंस है, फॉर लूप और व्हाइल लूप में। डू व्हाइल लूप एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, और फॉर लूप में अगर ये कंडीशन डालता हूँ, सपोज ये यहाँ से मैं अगेन है ना नीचे यही कोड रिपीट करता हूँ नीचे, सिर्फ मैं ये वाला कोड फॉर लूप में लिखता हूँ, ओके, सिर्फ मैं ये वाला कोड फॉर लूप में लिखता हूँ। तो देखिए कि इसका क्या बनता है। तो ये कोड मैं फॉर लूप में लिखूंगा, कॉपी, ये पेस्ट करता हूँ, सेम, ये आपका लॉजिकल कंडीशन, ये लॉजिकल कंडीशन, कॉमा, और ये प्लस प्लस, ओके। और मैं इसके अंदर लिखता हूँ सी आउट स्टेटमेंट, यही कौन सा, ये वाला जो स्टेटमेंट है यही मैं लिखता हूँ। तो देखो क्या आंसर आता है। सेव करो, कर दिया सेव, और मैं अभी एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो अभी देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आउटपुट आपको आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज ज्वाइन ऑन अ टाइम, बार बार इस, तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ प्रोग्राम, और देखिए आउटपुट में क्या आता है। तो मुझे दो एरर दिखा रहा है फिलहाल, तो दो एरर में क्या है चेक करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे एक ये वाला एरर मिला मुझे, बाद में अगेन सेव करता हूँ और चेक करते हैं। ठीक है, रन हो गया है मेरा प्रोग्राम। मैं यहाँ पे देखो एनी नंबर सपोज 10 डाल देता हूँ, ठीक है। पहला डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ, सिर्फ पहला कौन सा, डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ, इसलिए आउटपुट उसने क्या दिया, दिस नंबर इज इक्वल टू 0, ओके। तो डू वाइल में मैंने कल ही बताया था कि एटलीस्ट वन टाइम इट विल बी एग्जीक्यूट। अभी मैं क्या करता हूँ, ये डू वाइल को कमेंट कर देता हूँ, देखो ये डू वाइल को कमेंट करता हूँ क्योंकि फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, मगर आपको दिखना चाहिए इसलिए मैं ये वाला पोर्शन कमेंट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोर्शन मैंने पूरा कमेंट कर दिया। तो ये वाला जो पोर्शन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा अभी। तो अभी हम मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ देखो इस कोड को, तो जो हमको कहना है कि भाई डू व्हाइल लूप एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होता है, तो आपने देखा है कि वन टाइम एग्जीक्यूट होता है इवन दो द कंडीशन इज फॉल्स। नब यहाँ पे भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही फॉर लूप में, फॉर लूप में कंडीशन फॉल्स हो रही, मगर यहाँ पे मैं जब एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या होता है। 10 ने इंसर्ट किया, बाहर निकल गया है ना, क्योंकि दिस कंडीशन इज चेक फर्स्ट देन एग्जीक्यूट दिस कोड, ओके। बट डू व्हाइल में क्या हो रहा है, this code is executed first, then it will check the condition, then it will be check the condition। so do do while में क्या डिफरेंस है, और डू while और for loop का डिफरेंस आपको समझ में आया क्या? अगर मैं while का यूज करता हूँ इस केस में, अगर मैं यही प्रोग्राम while loop में अगर चलाता हूँ, तो मुझे सेम आंसर मिलेगा जो for loop का आया वही। देखो ये डिफरेंस है इनका, तो ये ध्यान में रखना। अगर मैं यही प्रोग्राम while लूप के लिए अगर इंक्लूड करता हूँ, तो while देन यू हैव टू चेक द लॉजिकल कंडीशन, ये लॉजिकल कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी मेरी इस केस में, ठीक है। ये केस में मेरी लॉजिकल कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। अगेन मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे नंबर को, तो नंबर को इंक्रीमेंट, उसके बाद मैं ये वाला प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सेव करता हूँ और ये रन करता हूँ, तो आउटपुट क्या आएगा देखिए,
देखो एनी नंबर मैं 10 डालता हूँ, वाइल लूप में भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ कोड, दिख रहा है, सिर्फ ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर किया मैंने। तो व्हाइल लूप में भी आपका एक भी वन टाइम भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मगर आपको ये समझ में आ गया होगा कि डू व्हाइल में एटलीस्ट वन टाइम तो भी आपका विदाउट चेकिंग कंडीशन एग्जीक्यूट होता ही है। तो इज दिस क्लियर एवरीथिंग एवरीवन प्लीज, इज दिस क्लियर एवरी विथ एवरीवन? क्या डिफरेंस है व्हाइल लूप डू व्हाइल लूप में, और तीनों के डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम, आज के टॉपिक के लिए। ओके, इज इट क्लियर? यस और नो प्लीज से यस और नो। मैंने यहाँ पे आपको समझा के दिया है कि डू व्हाइल किस तरीके से वर्क होता है, व्हाइल कैसे होता है, और आपका फॉर लूप किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो अभी देखो, अगर मैं ये सिंपल इस, मुझे अगर इवन एंड ऑड नंबर अगर करना है तो मुझे वो लॉजिक लिखने की भी जरूरत नहीं। फॉर लूप है, तो फॉर लूप में मैं ये सिंपल ये वाला कोड लिखूंगा। आई को जीरो जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ तक नंबर जो इनपुट लेना चाहता हूँ वो नंबर ले लिया मैंने इनपुट। ओके, और मैं अगर उस नंबर को, सपोज मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैं नंबर भी नहीं लेता हूँ, ठीक है, नंबर लेता हूँ, और सपोज कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे 2 से इंक्रीमेंट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, आई प्लस टू, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू आई प्लस टू, मीनिंग सेम है। आई इज इक्वल टू आई प्लस टू, तो इंक्रीमेंटेड बाई टू, यानी कोई भी नंबर अगर डालोगे तो दैट आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, और इंक्रीमेंट कहाँ से कितने से होने वाला है, दो। तो ये जो नंबर मिलने वाला है, ये नंबर कौन सा मिलने वाला है मुझे, इवन नंबर मिलने वाला है। ओके, इवन नंबर मिलेगा। मैं इसको सेव करता हूँ और देखो रन करता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे पूछेगा कि कितने नंबर चाहिए, 10। देखो 2 4 6 8 10। ओके, इसी को ही मुझे इवन नंबर बनाना, ऑड नंबर इवन नंबर का है, हो गया मेरा प्रोग्राम। इसी को ही अगर मुझे ऑड नंबर का बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एनीवन फ्रॉम योर साइड? इसको ही मुझे ऑड नंबर का अगर प्रोग्राम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यही पे चेंज करना है ना। यहाँ से वन से स्टार्ट करूंगा, वन से स्टार्ट करने के बाद मुझे पता चलेगा कि ये वन से स्टार्ट होगा, वन, और उसके बाद एक से दो से इंक्रीमेंट होगा, वन के बाद थ्री होगा, थ्री के बाद फाइव। तो देखो ये प्रोग्राम मैं अगर रन करता हूँ इवन एंड, ये ऑड नंबर के लिए रहेगा, सॉरी मैं यहाँ पे सिंपली चेंज कर देता हूँ ऑड नंबर। ओके, ऑड नंबर, और सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ, तो 1 3 5 7 9। इज इट क्लियर? यस और नो, समझ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ तो? ओके, हाँ फाइन। सो अभी हम क्या करते हैं कि हमें ये समझ में आ गया कि फॉर लूप किस तरीके से एग्जीक्यूट है, वाइल लूप किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये पूरे कोड को ही कमेंट कर देता हूँ जिससे हमें तकलीफ ना हो आगे। तो हम यहाँ पे कोड को कमेंट कर दिया पूरा कोड। अभी सिंपली ध्यान में रखना, ऊपर में एक कर्ली ब्रेस है और ये वाला स्टेटमेंट ऑलरेडी है हमारे पास। क्या? हैश इंक्लूड, ये ऑलरेडी है। अगर हमको लगता है तो ये यहाँ से भी मैं कमेंट कर देता हूँ, पूरा कोड ही कमेंट कर दिया मैंने। ठीक है, और चाहूँ तो मैं नया भी कोड ओपन कर बना सकता हूँ, मगर मैं फाइल नहीं लूँगा, मैं डायरेक्टली यहीं पे आगे प्रोसीड कर लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो चलिए मैं न्यू प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो न्यू प्रोग्राम लिखने के लिए मैं सिंपली आज मुझे जो कंटेंट कवर अप करने हैं वो मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि मुझे आज बताना है कि पॉइंटर क्या होता है। ओके, मुझे आपको ये बताना है कि फंक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, फंक्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद मुझे ऑपरेटर्स के बारे में दिखाना है। ऑपरेटर्स वैसे तो हम जैसे जैसे लर्न अप करेंगे तो वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा वन बाय वन ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का हम सेपरेट नहीं लेते हैं, और देखते हैं कि कवर अप में क्या क्या कवर कर सकते हैं आज। ओके, तो मैं पहला पॉइंटर लूँगा, उसके बाद फंक्शन लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कंसिडर कीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली द पॉइंटर इज, पॉइंटर क्या है। तो पॉइंटर मीन्स, अगर सपोज कंसिडर कीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हो। ओके, आप यहाँ पे खड़े हो, सपोज यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे बस स्टॉप अवेलेबल है। ठीक है, बस स्टॉप यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो अगर सपोज मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है,
आई एम ओवर हियर एंड आई आस्क्ड यू, मैंने आप मैंने आपसे पूछा कि भाई बस स्टॉप कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? आप जो भी इस पर्टिकुलर आप यहाँ से क्या बताओगे कि भाई ये जो बस स्टॉप है यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो इसमें मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, ये समझने के लिए ध्यान में रखना। आप यहाँ से बता रहे हो कि ये बस स्टॉप इधर है। ओके, किसे बता रहे हो? मुझे बता रहा हो। यानी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बस स्टॉप कहाँ पे है। ओके, और आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि बस स्टॉप यहाँ पे है, अवेलेबल है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है। ठीक है, तो मैं जो हूँ यहाँ पे, जो मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको? एड्रेस पूछ रहा हूँ। और एड्रेस किसके पास है? इस पर्टिकुलर के पास है। और ये एड्रेस आपको बता रहा है कि भाई ये पर्टिकुलरली बस स्टॉप यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो ये सिंपल सा एग्जांपल है। अभी यही एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, पॉइंटर क्या है? तो पॉइंटर क्या होता है कि पॉइंटर एक वेरिएबल होता है। पॉइंटर क्या होता है? एक वेरिएबल होता है। एक वेरिएबल होता है जो कि एड्रेस होल्ड करके रखता है। ध्यान में रखिए, बस सिंपल, जो कि एड्रेस होल्ड करके रखता है। क्या होल्ड करके रखता है? एड्रेस होल्ड करके रखता है। किसका एड्रेस? जो भी आप वेरिएबल पास करोगे, जो भी डेटा पास करोगे, उस डेटा का एड्रेस होल्ड करके रखेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? जो भी डेटा रहेगा उस डेटा का एड्रेस। अभी बोलोगे सर डेटा कहाँ पे रहेगा, और आपको पता है डेटा कहाँ पे रहेगा? वेरिएबल में ही रहेगा। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, वेरिएबल डेटा, डेटा कहाँ पे होल्ड करके रखेगा? डेटा कहाँ पे होल्ड करके रखेगा? वेरिएबल में होल्ड करके रखेगा। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या है? पॉइंटर क्या है? पॉइंटर क्या करता है? होल्डिंग द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। होल्डिंग द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके, सिंपल। मैंने क्या बोला? देखो, पॉइंटर वेरिएबल मुझे अगर बनाना है तो क्या करना है? पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है? एड्रेस होल्ड करके रखता है। किसका होल्ड करेगा? दूसरा जो वेरिएबल है उसका एड्रेस होल्ड करके रखेगा। मगर दूसरे वेरिएबल में क्या है? डेटा है। ठीक है, अभी चलिए, इसको मुझे अगर बताना है तो मैं किस तरीके से बता सकता हूँ, या डिक्लेरेशन किस तरीके से करता हूँ? शायद आपको पता भी होगा, मगर हमें कंप्लीशन के लिए ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि पॉइंटर अगर है तो किस प्रकार का डेटा होल्ड करने वाला है, या किस प्रकार का वो उसका एड्रेस रहेगा। सपोज मैं मान लेता हूँ कि वो इंटीजर प्रकार का है और मैं यहाँ पे पीटीआर करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? पॉइंटर वेरिएबल हो गया। पीटीआर इज द पॉइंटर वेरिएबल। ओके, पीटीआर इज द पॉइंटर वेरिएबल। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? इंटीजर लेता हूँ, ए लेता हूँ, और ये में सपोज मैं यहाँ पे 30 एक डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, तो मुझे बताइए, यहाँ पे मैंने जो बोला है वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है मेरा? ए इज द वेरिएबल विच होल्डिंग द वैल्यू ऑफ, विच होल्डिंग द डेटा दैट इज 30। ओके, ए में क्या होल्ड करके, ए में क्या है? 30। ओके, अभी देखो, अभी यहाँ पे हमने क्या बोला है? एड्रेस होल्ड करके रखता है। ओके, अगर सपोज मैं यहाँ पे एम्परसेंड पीटीआर लिखता हूँ, सपोज यहाँ पे पीटीआर लिखता हूँ, पीटीआर लिखता हूँ और इज इक्वल टू एम्परसेंट, मीनिंग क्या है? एम्परसेंट का मीनिंग होता है एड्रेस ऑफ। किसका एड्रेस? ए का एड्रेस। किसका एड्रेस? ए का एड्रेस। ओके, किसका एड्रेस होल्ड करके रखा है पीटीआर ने? ए का एड्रेस होल्ड करके रखा है। ओके, तो ए के एड्रेस पे वैल्यू कौन सी है? ए के एड्रेस पे वैल्यू कौन सी है? तो वो अगर चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? स्टार पीटीआर। तो आपको स्टार पीटीआर में क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। तो अगर सपोज ये पर्टिकुलरली प्रोग्राम अगर मुझे रन करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा? सिंपली मुझे फर्स्ट प्रोग्राम अगर लिखना है तो मुझे, आपको पता है, हैश इंक्लूड आयो, आयो स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग, क्या लिखना है? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ओके, उसके बाद वॉइड मेन। ओके, उसके बाद ये वाले सभी जो मुझे एक्सप्लेन करना है वो, और मैं यहाँ पे सी आउट लिखता हूँ। देखो, सी आउट में, इस सी आउट में मैं लिखता हूँ कि सपोज, सपोज पी, अभी मुझे पीटीआर ने क्या होल्ड करके रखा है वो देखना है। तो सपोज मैं यहाँ पे पीटीआर लिखता हूँ और यहाँ पे भी पीटीआर लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि पीटीआर ने क्या होल्ड करके रखा है। ओके, उसी तरीके से मैं सी आउट लिखता हूँ और ए में क्या होल्ड करके रखा है वो दिखता हूँ। ठीक है, सी आउट और ए में क्या होल्ड करके रखा है वो चेक करना है। तो ए इज इक्वल टू
यहाँ पे ए, ओके, और ये वाला क्लोज। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ इस प्रोग्राम को और मैं रन करता हूँ, तो चेक कीजिए आंसर क्या आता है। देखो अभी, और यहाँ पे थोड़ा सा है ना स्लैश एन लगा देता हूँ तो अच्छा दिखेगा हमें। तो मैं यहाँ पे स्लैश एन लगा देता हूँ। तो स्लैश एन यहाँ पे लगाएंगे तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, मगर वो भी गड़बड़ हो जाएगा, वो मज़ा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये स्लैश एन है ना, यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेव कर देता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो। तो ये मेरा क्या है, मेमोरी का एड्रेस है। किसका? किसका एड्रेस है ये है ए का एड्रेस है। किसका एड्रेस है? ए का एड्रेस है। अभी ए का एड्रेस है, ओके, ये क्या है, ए का एड्रेस है। ध्यान में रखिए, ये क्या है, कौन सा, ये पीटीआर क्या होल्ड करके रखा है, ए का एड्रेस। अभी सपोज कंसिडर कीजिए कि यही मैं कोड अगेन, ठीक है, अभी मैं ये वाला ही कोड लिखता हूँ नीचे की लाइन में, मगर यहाँ पे स्टार पीटीआर रीड करता हूँ। स्टार पीटीआर, तो स्टार पीटीआर क्या आउटपुट देगा वो चेक कीजिए आप। देखो, देखो यही है। देखो, फर्स्ट पीटीआर ने क्या होल्ड किया था, एड्रेस। किसका होल्ड किया है ये पीटीआर ने, एड्रेस ए का। ए में क्या है, ए में क्या है, ए में 30 वैल्यू है, यानी पीटीआर का, पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, इस पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ये 00 दिख रहा है ना, 97, बाद में BC4, तो ये मेमोरी लोकेशन है। इस मेमोरी लोकेशन में ए की वैल्यू स्टोर है हमारी, तो ए की वैल्यू तो एज इट इज हमको 30 मिल जाएंगी, ओके। मगर स्टार पीटीआर जब करते हैं, अगर पीटीआर करते हैं तो पीटीआर होल्डिंग ओनली द एड्रेस, और स्टार यानी क्या, उस लोकेशन की वैल्यू बताओ मुझे। किस लोकेशन की? इस पर्टिकुलरली ये जो एड्रेस है हमारे पास, इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर है। ये जो पर्टिकुलरली एड्रेस आया है, इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो इस एड्रेस पे 30 वैल्यू स्टोर है, ओके। तो पीटीआर का मीनिंग समझ आया? ओके, यस और नो? ठीक है। पीटीआर यानी क्या होल्ड कर रहा है, देखो ये पॉइंटर वेरिएबल है, ध्यान में रखना, ये पॉइंटर वेरिएबल है, इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या होल्ड करता है, पॉइंटर वेरिएबल ऑलवेज क्या होल्ड करके रखेगा, ऑलवेज मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस तरीके का आप देते हो पीटीआर एम्परसेंट ए, इसका मीनिंग क्या, पॉइंटर ऑलवेज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी इसने ए का एड्रेस होल्ड करके रखा है पीटीआर ने, तो पीटीआर में हमारा एड्रेस आ गया। अभी ए में क्या है, हमारी वैल्यू है, तो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, स्टार पीटीआर में क्या है भाई, स्टार पीटीआर में वैल्यू on that address, value on that address, that is 30, so that's why it returns the 30. Is it clear, yes or no? Okay, now the case, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। सपोज मैं इसी पॉइंटर को, अगर सपोज देखो, अभी मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ और यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, ठीक है, यानी कितने लोकेशन, एक लोकेशन आगे जाओ, तो अभी ये क्या करेगा, अभी हमको पता है कि इस लोकेशन पे तो वैल्यू ही नहीं है, पीटीआर प्लस प्लस कर दिया आपने। देखो मैं ये पहले क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है। देखो, देखो फर्स्ट टाइम क्या उसने प्रिंट किया, इस लोकेशन पे 30, और सेकंड पॉइंट, सेकंड इंक्रीमेंट भी किया। किसको इंक्रीमेंट किया, इस लोकेशन को इंक्रीमेंट किया, मगर इस लोकेशन को हम पॉइंटिंग कहाँ पे कर रहे हैं, 30 पे, तो ये आंसर क्या दे रहा है हमको, अगेन 30 ही दे रहा है, यानी लोकेशन का एड्रेस पॉइंट कहाँ पे कर रहा है, 30 पे ही कर रहा है। ये ध्यान में रखना, ओके। अभी और एक बात इसमें आती है कि सपोज इसको मैं रिड्यूस भी करता हूँ, पॉइंटर की वैल्यू अगर रिड्यूस भी करता हूँ, तो ये कहाँ पे पॉइंट आउट करेगा, तो ये कहाँ पे पॉइंट आउट करेगा, ये भी चेक कीजिए। देखो, तो भी ये पॉइंट कहाँ पे कर रहा है, उसी लोकेशन पे ही पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि इसका मीनिंग ही यही है कि इट होल्ड्स द एड्रेस। इसने एड्रेस होल्ड करके रखा, और आप प्लस करो या माइनस करो, आपको आंसर वही मिलेगा। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई द वैल्यू इज 30 इन बोथ केसेस। तो हम यहाँ पे पॉइंटर के बारे में
थोड़ा सा डिस्कशन किए हैं। अभी हम क्या करते हैं, दूसरा एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम, ये समझ में आया क्या पॉइंटर क्या कर रहा है? तो यस और नो, हमें डिटेल में नहीं जाना उसके अंदर। और जो भी मैंने अभी फंक्शनलिटी बताई वही फंक्शन हमारे सी प्लस प्लस के लिए सीमित है और वही हमें यूजफुल होगा। यस और नो, कैन आई प्रोसीड और यू हैव अ डाउट रिगार्डिंग दिस पॉइंटर? You are not audible. Okay. So the next point is function. Okay. तो सपोज नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे फंक्शन के बारे में अगर डिस्कस करता हूँ, सपोज मैं पहले तो डिस्कशन करूंगा कि व्हाट इज मीन बाय फंक्शन। तो सपोज हम फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन यानी क्या? फंक्शन यानी क्या? इट इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये जो void main, इट इज वन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे, और ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन मिला के हमारा क्या बन रहा है, प्रोग्राम बना रहा है। तो फंक्शन क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलरली फंक्शन क्या कर रहा है, मेन फंक्शन है। तो एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा और जो भी कुछ कंटेंट होगी वो एग्जीक्यूट करेगा। उसी तरीके से अगर कोई आपका स्पेसिफिक टास्क होगा, अगर कोई स्पेसिफिक टास्क होगा अगर कोई आपका स्पेसिफिक टास्क होगा, तो दैट पर्टिकुलर टास्क आपको फंक्शन के फॉर्म में लिखना है। सो फंक्शन आर एबल टू एग्जीक्यूट दैट टास्क। फंक्शन आर एबल टू एग्जीक्यूट दैट टास्क। तो फंक्शन किस तरीके से लिखा जाता है, अगर सपोज ये वॉइड है, वॉइड मेन नाम का फंक्शन है, तो इसी तरीके से मैं दूसरा एक फंक्शन लिख सकता हूँ यहाँ पे, वॉइड। ठीक है, सपोज मैं ऐड नाम का फंक्शन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमने एडिशन के लिए अप्लाई किया था, तो वही सारे कंटेंट्स यहाँ पे डाल दो। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं INT A कॉमा B कॉमा C, और C इज इक्वल टू A+B। वही हमारे जो डेटा है वही हम इनपुट करेंगे। और हमको A और B की वैल्यू इनपुट लेनी है, तो हम सी आउट लिख लेंगे, सी आउट लिख लेते हैं। और यहाँ पे बोल देते हैं एंटर वैल्यू, वैल्यू फॉर A एंड B। ओके, ये हमने बोल दिया है। यहाँ पे ए एंड बी इंटर करो, सी इन कर देते हैं, ए को एंटर करना है, बी को एंटर करना है। बाकी यहाँ पे प्रिंट आउट, अगेन आउटपुट स्टेटमेंट लेने हैं। तो आउटपुट स्टेटमेंट में हमको क्या लिखना है, यहाँ पे एडिशन। हम एडिशन के लिए फंक्शन लिख रहे हैं, तो एडिशन यहाँ पे हमारी सी में होल्ड करके आ जाएंगी, और यहाँ पे मैं ये कोड एग्जीक्यूट बंद कर देता। ओके, अभी देखो ये फंक्शन हमने लिखा है यहाँ पे, और इस फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना है तो मैं क्या यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है हाँ। तो सपोज मैं ये फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ क्या? तो हाँ, तो यहाँ पे सिंपली आप ऐड लिखिए, और यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिए, सेव करिए और एग्जीक्यूट कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, एरर, नो ऑपरेटर इज मैचिंग लाइन यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेव, अगेन, अगेन एग्जीक्यूट। अभी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे हमने बोला है कि ए और बी की वैल्यू इंसर्ट करो। सपोज मैं यहाँ पे 45 डालता हूँ, अगेन यहाँ पे 50 डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो एडिशन इज इक्वल टू 95। ओके, एडिशन इज इक्वल टू 95। ओके, बाकी तो प्रीवियस वाले प्रोग्राम का आउटपुट है। और आप यहाँ पे इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, ये सिंपल है। सिंपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमको ये सिर्फ रिव्यू करना है कि किस तरीके से हमको फंक्शन लिखना पड़ता है। ओके, तो सपोज यहाँ पे ए और बी की वैल्यू, सपोज मैं 45 और यहाँ पे 65 डालता हूँ, तो सेम आपको 1110 मिल जाएगा इसका रिजल्ट। और बाकी जो प्रोग्राम, रिमेनिंग प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, एक ऐड नाम का फंक्शन लिखा। क्या आप इसी तरीके से मल्टीपल फंक्शंस लिख सकते हो क्या? तो हाँ, लिख लीजिए। कैसे लिखते हो देखो, अभी मैं इसी प्रोग्राम को है ना, इसी प्रोग्राम को बहुत इसमें मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और ये सब्सट्रैक्शन, ठीक है, और डिवीजन और मॉडुलस आपको लिखना है तो लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ मल्टीप्लाई लिखता हूँ, यहाँ पे इंटर वैल्यू, ये मल्टीप्लिकेशन का है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखता हूँ। देखो मैं यहाँ पे और एक है ना चीज बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये ऐड, ये MUL लिखता हूँ इसको, ये मल्टीप्लिकेशन, इसको हम डिवीजन के लिए लिख लेते हैं, तो यहाँ पे डिवीजन का साइन दे दीजिए, यहाँ पे डिवीजन लिख लीजिएगा, डिवीजन लिख लीजिएगा।
यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन लिख लीजिए, और यहाँ पे एसयूबी लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे भी एसयूबी लिख लीजिए। ओके, ओके, सब्सट्रैक्शन आ गया। तो अगर अभी मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कितने फंक्शंस आ गए, एक दो ये फंक्शन। देखो हर फंक्शन का डिफरेंट टास्क है, एक ही टास्क कर परफॉर्म कर रहे हैं क्या, नहीं, हर एक फंक्शन डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो सपोज मैं ऐड लिख लिया हूँ एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन मेरा मल्टीप्लिकेशन का है, तो मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ। उसके बाद मैं डिवीजन का फंक्शन कॉल करता हूँ, डिव नाम का डिवीजन का फंक्शन है, और एसयूबी नाम का सब्सट्रैक्शन का फंक्शन। ओके, तो ये चारों फंक्शन अभी क्या हो गए, साइमल्टेनियसली वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगे। तो मैं अभी ये जो नीचे वाला पोर्शन था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, और अभी अगर आप ये प्रोग्राम देखते हो तो इस प्रोग्राम में आपको यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको एक एडिशन का फंक्शन मिल रहा है, उसी तरीके से ये सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके, ये बहुत सिंपल से हमने लिख लिया है। अभी इसको मैं ये चारों फंक्शंस लिख के मैं अगर इसको रन करता हूँ तो देखिए क्या आउटपुट आता है। अभी ये जो एंटर वैल्यू फॉर ए एंड बी, देखो मैं 10 पास करता हूँ और बाद में 20 पास, एक काम करते हैं 20 पास करते हैं और 10 पास करते हैं, ठीक है। आंसर इज 30। ओके, यानी इसका मतलब क्या, एडिशन वाला फंक्शन कॉल हुआ। उसके बाद एंटर द वैल्यू फॉर ए एंड बी, सपोज मैं 20 और 30 मल्टीप्लीकेशन, तो 600। ओके, उसके बाद डिवीजन, डिवीजन का डिवीजन है ना, तो सपोज मैं 30 और 15 पास करता हूँ, ठीक है, तो इसका आंसर 2 आया, बराबर है। उसके बाद सब्सट्रैक्शन है, उसके बाद 50 और मैं यहाँ पे 40। ओके, तो इसका आंसर मुझे 10 आ जाएगा। ओके, तो ये पूरे चारों फंक्शंस हमारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं, हाँ या ना, चारों फंक्शन हमारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ओके, तो सपोज कंसिडर कीजिए कि ये चारों स्टेटमेंट में हमको ये कॉमन चीजें दिख रही है, तो कॉमन चीजें इस तरीके से लिखना बेटर है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से मैं उठा देता हूँ और ये वाला कोड यहाँ पे डाल देता हूँ। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली जो कॉमन था उसको हटा दिया, तो यहाँ से हर किसी से वो वाला चीज मैंने डिलीट कर दिया, हर किसी से मैंने ये चीज चीज जो है वो डिलीट कर दी। ठीक है, यहाँ से भी डिलीट किया और यहाँ से भी डिलीट किया। अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी प्रॉब्लम क्या है कि भाई इस फंक्शन को तो पता ही नहीं कि एबीसी क्या है, इस फंक्शन को भी पता नहीं कि एबीसी क्या है, तो ये तो एरर देगा। तो एरर देगा तो चलेगा क्या, नहीं। तो ये वाला एबीसी तो मैंने मेन में लिखा है, तो ये मेन में अगर लिखूंगा तो ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो है ये यहाँ से उठाता हूँ और ये वाली जो चीज़ है ना ये यहाँ पे पास कर देता हूँ, यानी ग्लोबली डिक्लेयर कर रहा हूँ। यानी इसका मीनिंग क्या है, ये ग्लोबली डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। यानी देखो अगर मुझे एरर दिखाना है तो मैं सिंपली पहले एरर दिखाता हूँ, और मुझे ये लगता है कि ये वैल्यू यहीं पे सीमित है और मैं सेव करता हूँ। तो जैसे मैं इसको कंपाइल करूंगा, ये तो 28 एरर्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे हर इसमें ए बी सी डिफाइन ही नहीं है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन आई। ठीक है, तो मुझे पता चला कि भाई जो ऊपर में चारों फंक्शन लिखे हैं उसमें एबीसी डिफाइन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये चारों इसको अगर सबको मिलना चाहिए तो हम ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं, तो इसको कहते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगा, मैं सेव कर देता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ आगे। तो अभी देखिए अभी एरर आता है क्या, अरे एक भी एरर नहीं और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, समझ में आया। तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है, और हम जो इसे बोल रहे हैं ए और बी की वैल्यू वन टाइम ही जानी चाहिए। तो मैं फर्स्ट टाइम अभी देखो मैं 20 और 10 देता हूँ, ठीक है, 20 और चलो 5 देता हूँ। देखो फर्स्ट टाइम एडिशन 25, मल्टीप्लीकेशन 100, डिवीजन 4 और ये 15। इज इट क्लियर। देखो मैंने अगर यहाँ से ये सारी चीजें हटा दी थी तो मुझे, यानी वो भी फंक्शन वही काम कर रहा था, ये भी फंक्शन वही काम कर रहा था, मगर हर समय पे मुझे हर बार ये वैल्यू पूछ रहा था। मगर मैं यहाँ पे वो वाला अगर एबीसी अगर यहाँ पे डिक्लेयर करता था तो प्रॉपर मुझे एरर आता था, क्योंकि ये वाला यहाँ पे तो डिफाइन नहीं है। तो ये जो हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन किया इसे कहते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, ध्यान में रखना, वेरिएबल। ओके, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन हो गया। यानी ग्लोबल डिक्लेरेशन का मीनिंग ये थ्रू आउट द प्रोग्राम, ये जब तक ये प्रोग्राम है तब तक ये वाला वेरिएबल्स हर एक प्रोग्राम हर एक फंक्शन को पास होगा, हर एक फंक्शन को शेयर होगा। यानी ये कॉपी जो है, ये ए और बी सी की कॉपी जो है वो हर एक फंक्शन के लिए अप्लीकेबल है। ओके, दैट्स इट।
तो ये हो गया मेरा ग्लोबल डिक्लेरेशन। अभी यहाँ पे और एक चीज मुझे ऐसी लग रही है कि भाई ये जो है तो ये प्रॉपरली नहीं दिख रहा। प्रॉपरली नहीं दिख रहा तो सर, तो ये तो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा, और क्या चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि यूजर को पूछना चाहिए कि भाई आपको एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करना है। हम तो यहाँ पे उसको ऑप्शन ही नहीं दे रहे, हमको बोल रहे ए और बी इंटर करो, और बाद में बोल रहे कि भाई डायरेक्टली एडिशन भी ले लो, मल्टीप्लिकेशन भी लो, डिवीजन भी ले लो। तो इस केस में हमको अगर यूजर से कुछ ना कुछ पूछना है तो हमारे पास और एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसे कहते हैं स्विच केस। ओके, जिसे कहते हैं स्विच केस। स्विच केस, तो स्विच केस में क्या होता है, यहाँ पे हम एक वैल्यू पास करेंगे। यहाँ पे एक वैल्यू पास करेंगे, जैसे कि सपोज कंसिडर कर लीजिए कि मैं प्लस के लिए प्लस अगर साइन करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे प्लस के लिए 1 लिखता हूँ। ओके, माइनस के लिए 2 लिखता हूँ, और इसके लिए 3, डिवीजन के लिए, और सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए 4। अगर ये वैल्यू मैं असाइन करता हूँ तो ये किस तरीके से होगा? तो सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर असाइन कर देता हूँ। देखो, एक इंटीजर लिखता हूँ और एनो लिखता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ, यूजर को पूछना है मुझे, सी आउट क्या, एंटर एंटर विच ऑपरेशन, विच डब्ल्यू आई, एंटर योर चॉइस फॉर द ऑपरेशन। ओके, कौन सा ऑपरेशन आपको करना है? ओके, इसके लिए मैं चॉइस पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लोज, अगेन सी आउट, सी आउट, सी आउट, मैं यहाँ पे बोलता हूँ, देखो, वन, वन फॉर, वन फॉर एडिशन, एडिशन। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू फॉर, टू फॉर सब्सट्रैक्शन। ओके, सी टी आई ओ एन। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे अगेन रिपीट कर लेता हूँ ये सारी चीज़ें, अगेन रिपीट, अगेन रिपीट। ओके, तो यहाँ पे 3 चाहिए, 3 फॉर द मल्टीप्लिकेशन सपोज, और यहाँ पे 4 फॉर द डिवीजन। ओके, 4 फॉर द डिवीजन। ठीक है, ये डिवीजन। अभी देखो, ये हमने चॉइस उसको यूजर से मांग ली है, चॉइस, चॉइस वो यूजर हमारा देगा, और मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो अभी हमने 1 फॉर दिस, 2 फॉर दिस एंड 3 फॉर दिस, ये सिंपली हमने चॉइस मांग ली। ओके, तो यहाँ पे हम चॉइस इनपुट करेंगे, तो चॉइस इनपुट किसके फॉर्म में करेंगे? नंबर के फॉर्म में। तो नंबर के फॉर्म में इनपुट करना है, तो इनपुट अगर करना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा? सी इन लेना पड़ेगा, और नंबर एज ए इनपुट करना पड़ेगा। वो नंबर यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद हमने क्या बोला है, यहाँ पे अगर जाता है, यहाँ पे अगर जाता है, सपोज यहाँ पे जाता है, तो हम अभी स्विच केस में, स्विच और केस, ये फॉर केस वन फॉर एडिशन, यानी ऐड फंक्शन को कॉल करो। तो सपोज मैं यहाँ पे ऐड लिखता हूँ, देखो, ऐड लिखता हूँ और बाद में ब्रेक लिखता हूँ। ठीक है, ये सिंटेक्स है, मैं डायरेक्टली जंप हो गया उसमें, अभी होने दीजिए मुझे, बाद में अगर नहीं समझता है तो मैं समझा के दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ सब्सट्रैक्शन, क्योंकि मैंने सब फंक्शन कॉल किया है, और ब्रेक। उसके बाद अगेन थर्ड वैल्यू, थर्ड वैल्यू में मैंने मल्टीप्लिकेशन लिखा है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख लूँगा, एम। उसके बाद मैं यहाँ पे अगेन केस पे जाता हूँ, और ये फोर्थ केस मेरी क्या है, फोर्थ केस मेरी डिवीजन है, तो मैं यहाँ पे डिव लिखता हूँ। ओके, तो ये मेरे केस हो गए, और बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट केस रहती है, डी डिफॉल्ट केस। तो डिफ़ॉल्ट केस में क्या होता है कि आप अगर प्रॉपरली अगर इनपुट नहीं दे रहे हो, तो सपोज मैं लिखता हूँ रॉन्ग चॉइस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आपने भाई रॉन्ग चॉइस एंटर की, रॉन्ग चॉइस एंटर। ओके, तो ये यहाँ पे रॉन्ग चॉइस एंटर हो गया, और बाद में ये कोड हो गया मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये है, यहाँ पे ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये क्लोजिंग ब्रेसेस चाहिए, होगा ही शायद। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेस है, और ये जो चीज़ है ए और बी, ये ए बी कहाँ पे चाहिए? अभी ए और बी की वैल्यू भी हमको यहीं पे हम ले लेते हैं। ठीक है, कि एंटर योर चॉइस के बाद ही हम क्या बोलते हैं, तो अभी ये तो प्रॉपर नहीं दिखेगा कि ए और बी की वैल्यू पूछ लो और बाद में इनपुट करो। तो ये प्रॉपर दिखेगा, कैसा? ये प्रॉपर दिखेगा कि हर केस में ही हमको ए और बी की वैल्यू पूछना है ना? तो ये फंक्शन इस तरीके से कॉल कर दो, और ये प्रॉपर दिखेगा। मगर रिपीटेड हो रहा है तो होने दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसके लिए ये इस तरीके से लिखना इम्पोर्टेंट है। ओके,
तो मैं ये कोड रन करता हूँ, तो देखो ये कोड रन हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है एंटर योर चॉइस फॉर द ऑपरेशन, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन। तो सपोज मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, 3 फॉर द मल्टीप्लिकेशन। उसने पूछा एंटर योर चॉइस, एंटर योर ए एंड बी। तो सपोज मैं 12 और 5 देता हूँ, तो आंसर इज 60। इज इट क्लियर? और सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये मॉडिफाइड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं स्लैश एन लगा देता हूँ, यानी दिखने में अच्छा होना चाहिए, बस दैट्स इट। ये सेव कर देता हूँ, अगेन रन करता हूँ, तो देखिए ये किस तरीके से दिखेगा और रन होगा। और अभी पूछ रहा है कि एंटर योर चॉइस, ठीक है, फॉर द ऑपरेशन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे वैल्यू देता हूँ उसको 5। अभी क्या एग्जीक्यूट होगा कि रॉन्ग चॉइस। हमारे हमारे पास 4 ही ऑपरेशन है ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और हमने क्या पास किया, 5। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग चॉइस हो गया। तो ये इस तरीके से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अभी समझने के लिए तो पहले तो ये समझ लो कि मैंने ये एक ही प्रोग्राम में फंक्शन भी डाल दिया और स्विच केस भी क्यों डाला, क्योंकि आपको वो प्रोग्राम समझना चाहिए इसलिए। अभी देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे ये समझ रहा है कि हमने प्री फर्स्ट तो फंक्शन लिखे। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर था, फंक्शन किस कैसे लिखना था। मैंने फंक्शन लिख लिया, ग्लोबल वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किया ये भी समझ में आ गया होगा, होप सो। ओके, तो ये चारों फंक्शन हमने लिखे। उसके बाद हमने क्या लिखा कि भाई हमको चॉइस एंटर करनी थी। चारों फंक्शन जो साइमल्टेनियसली वर्क हो रहे थे हमें नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थे कि यूजर को पूछो और यूज़र से पूछ के उसका जो भी रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से वो ऑपरेशन करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया, वो नंबर को कंसिडर किया कि भाई दैट नंबर सपोज अगर 1 इनपुट होता है तो एडिशन होना चाहिए, 2 अगर इनपुट होता है तो सब्सट्रैक्शन होना चाहिए, अगर 3 इनपुट होता है तो मल्टीप्लिकेशन, और 4 इनपुट होता है तो क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, बाद में हमने क्या किया, वो जो फंक्शन लिखे थे वो फंक्शन को हमने वहाँ पे कॉल कर दिए, जो ऊपर में फंक्शन लिखे ना उसी फंक्शन को हमने कॉल कर दी। ओके, उसके बाद हमने ए बी की वैल्यू तो हमको हर चीज में चाहिए थी। ठीक है, तो हर केस में हमने क्या किया, ए बी की वैल्यू इनपुट कर ली। अभी देखो जैसे ही यहाँ पे वैल्यू एनओ की वैल्यू आप 1 डालते हो तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, 2 डालते हो तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, 3 डालते हो तो ये, 4 डालते हो तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। स्विच केस, केस मीन्स आप क्या कर रहे हो, केस 1, केस 2, केस 3 मीन्स नंबर ऑफ केसेस आर, यहाँ पे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, और आप क्या बोल रहे हो कि जहाँ पे मैं एज अ नंबर करके डालूंगा, जैसे वैल्यू 1 2 3 4 है, तो उस केस पे स्विच हो जाए। स्विच का मीनिंग ये होता है, देखो अपने घर में अगर बल्ब लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए बटन होता है, तो बटन का वन, अगर मैं बटन को प्रेस करता हूँ ऑफ की तरफ तो ऑफ हो जाएगा लाइट, अगर ऑन की तरफ प्रेस करता हूँ तो ऑन हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी स्विच और ब्रेक, स्विच केस में उसी तरीके की फंक्शनलिटी है। अगर सपोज मैं 1 प्रेस करता हूँ तो ये 1 ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट यूजफुल है। ब्रेक क्यों, क्योंकि जो भी फंक्शन हम बोल रहे हैं कि 1 इनपुट करो और उसके बाद ब्रेक कर दो, क्योंकि हमने बोला है कि 1 ही चाहिए हमें। ओके, तो वो केस 1 ही एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ब्रेक करेगा। ओके, उसके बाद केस 2 अगर मैं इनपुट करता हूँ तो 2 ही एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ब्रेक होगा। अगर सपोज मैं कंसिडर कर लीजिए कि 5 डाल देता हूँ, तो इस केस में तो हमारे प्रोग्राम में 1 2 3 4 5 तो है ही नहीं। 1 2 3 4 यहाँ पे मैं अगर 5 डाल देता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा, कंट्रोल यहाँ पे आएगा, चेक करते बैठेगा। चेक करने के बाद उसको पता चलेगा कि 5 तो एंट्री है ही नहीं। 5 एंट्री नहीं होगा तो ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट जो स्टेटमेंट हमारा पास अवेलेबल है, जो डिफ़ॉल्ट केस कहते हैं हम, इस डिफ़ॉल्ट केस को एग्जीक्यूट करेगा और बोलेगा कि भाई आपने जो एंटर किया है वो चॉइस रॉन्ग चॉइस है, वो क्या है आपकी, रॉन्ग चॉइस है। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे देख लिया कि जो केस के लिए भी अप्लीकेबल किया, जो मैंने फंक्शन था वो फंक्शन का भी आपको समझाने की कोशिश की कि फंक्शन इस तरीके से लिखे जाते हैं। ओके, तो ये समझ में आया क्या? क्या फास्ट हुआ, बहुत बहुत फास्ट हुआ ऐसे किसी को लगा? मैंने बहुत सिंपल वे से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि केस, अभी देखो यहाँ पे केस में मैंने यहाँ पे न्यूमरिक वैल्यू ली, अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू भी लेनी है तो दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल। तो आप यहाँ पे कैरेक्टर लिखो, यहाँ पे प्लस का साइन दे दो, यहाँ पे माइनस का साइन दे दो, तो कैरेक्टर इज आल्सो अप्लीकेबल ओवर हियर। मगर हम मेनू ड्रिवन प्रोग्राम कहते हैं। तो आप अगर एटीएम मशीन पे जाते हो तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो दैट टाइप ऑफ ऑप्शन अगर आपको प्रोग्रामिंग में करने हैं तो आपको स्विच केस का यूज़ करना पड़ेगा, और स्विच केस के सिवाय हम हमारे जो
चॉइस मिलते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस, अगर आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो मल्टीपल केसेस हमको लिखनी पड़ती है। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज मीन, समझ में आया? यस और नो? थोड़ा फास्ट हुआ होगा तो होने दीजिए, क्योंकि देखो ये सारे बेसिक फॉर्म, ये बेसिक कंसेप्ट है कि जो हमको पता होने चाहिए, जो बेसिक ये कंसेप्ट है हमारे, जो कि हमको पता होने चाहिए। ओके, तो इसमें नयन को ही समझ में आया, बाकी लोग जो अवेलेबल है उनको समझ में आया। हो सकता है आपका ये हुआ भी होगा। यस सर। ठीक है ना? तो अगर आप तो सभी लोग यस बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना? यस बोलने में क्या जाता है, अगर आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे समझ में आएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप तक जा रहा है। देखो मैंने यहाँ पे जो कंसेप्ट बताया ना ग्लोबल वेरिएबल का, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लोकल वेरिएबल का भी कंसेप्ट बताया है, जो आपके दिमाग में होगा भी शायद, कि लोकल क्या है और ग्लोबल क्या है। ठीक है, यानी अगर मैं इसका स्कोप अगर देखूंगा, अगर मैं ग्लोबल का स्कोप देखता हूँ तो ग्लोबल का स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम है। और लोकल का, अगर लोकल, अगर यहाँ पे अगर मैं इसी वेरिएबल तक यानी इस फंक्शन तक ही सीमित अगर रखता हूँ कोई कोई वेरिएबल, तो दैट इज द लोकल। ध्यान में रखना, कोई भी फंक्शन के सीमित अगर होगा तो दैट इज लोकल, और थ्रू आउट द प्रोग्राम अगर जाना है तो उसको कहेंगे हम ग्लोबल। ओके, ये ध्यान में रखना ग्लोबल। सपोज कंसिडर कीजिए कि मैं यहाँ पे आई एन टी लिखता हूँ, जेड लिखता हूँ, ठीक है, आई एन टी जेड लिखता हूँ, और ये इस कोड में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इस कोड में ये जेड को एग्जीक्यूट करेगा। क्यों एग्जीक्यूट करेगा? क्योंकि जेड का स्कोप यही तक है, इसी ब्लॉक तक है, और ये ब्लॉक में इसको मिल जाएगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा ये कोड। सपोज मैं अभी यहाँ पे अगर जेड अगर यूज करना चाहता हूँ, ये जेड मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दिस वेरिएबल स्कोप इज हैविंग अप टू दिस पर्टिकुलर ऐड फंक्शन, नॉट आउट ऑफ द ऐड फंक्शन। ठीक है, तो आउट ऑफ द ऐड फंक्शन अगर मुझे देना है तो इसको हम क्या कहते हैं? लोकल। इसे इसे कहते हैं लोकल वेरिएबल। ओके, इसे कहते हैं लोकल वेरिएबल। ओके, और लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही, आउट ऑफ द स्कोप यहाँ तक, यानी दूसरे वेरिएबल दूसरे फंक्शन में उसका स्कोप नहीं रहेगा। अगर आपको चाहिए ऐसा स्कोप, अगर आपको चाहिए ऐसा स्कोप, तो ये जो जेड है यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, ये जो जेड है यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके वो स्कोप क्या हो जाएगा? ग्लोबल स्कोप हो जाएगा। तो अभी अगर ये मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जेड का मीनिंग मैंने यहीं पे बता दिया है कि भाई जेड यही के लिए है। ओके, तो एबीसी का मीनिंग थ्रू आउट द प्रोग्राम चलेगा, जेड का मीनिंग सिर्फ यही तक रहेगा। अगर चलिए मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि सपोज मैं यहाँ पे जेड की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, जेड की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ इस वेरिएबल, इस मेन में, तो क्या मैं प्रिंट कर सकता हूँ? देखो मैं अगर यहाँ पे जेड की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, जेड की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकूंगा क्या? इसका आंसर आप दीजिए। कर सकूंगा। ये भी मेन तो एक अलग ही फंक्शन है ना, और हमने तो बोला है कि ये फंक्शन का स्कोप यही तक है, तो क्या मैं जेड की आउटपुट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर पाऊंगा क्या? तो चलिए इसको रन करते हैं और हम चेक करते हैं कि हम कर सकते हैं क्या। देखो क्या आंसर आया, आइडेंटिफायर जेड इज अनडिफाइंड, जेड इज अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर। क्यों? क्योंकि ये जेड का स्कोप सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन तक है, इसी फंक्शन तक है, क्योंकि वो लोकल है। ठीक है, अगर हमको उस जेड को एक्सेस करना है तो हमको उसको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, अभी देखो अभी अभी मैं इसको अगेन सेव करता हूँ, और उस जेड के लिए, यानी ऊपर में तो जेड ही है, अभी इसके लिए एरर नहीं आएगा देखो, क्योंकि वो तो बिल्ड हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम रन भी हो जाएगा। So that is the local variable and global variable. It is also one of the important concept in programming. So I check here the 4 value and I assign here the 10 divided by 2, that is 5. Is it clear? ठीक है, इन क्वेश्चन। पॉइंटर में हमने क्या देखा? पॉइंटर में हमने ये देखा कि पॉइंटर क्या होल्ड करता है, पॉइंटर क्या होल्ड करता है? इट्स होल्डिंग द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ध्यान में रखना, वैल्यू कैसे रिटर्न करना? अगर हम स्टार पीटीआर अगर करते हैं, स्टार पीटीआर मीन्स दैट पॉइंटर रिटर्निंग द वैल्यू। पॉइंटर क्या होल्ड करता है? पॉइंटर होल्ड क्या कर रहा है? एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल।
ओके, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। और ये चीज़ें अभी देखो, पॉइंटर का अभी आपको हमने बताया कि पॉइंटर यूज़ होने वाला है, आगे में यूज़ होने वाला है, इसलिए बता रहा हूँ। और कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे कि भाई कॉल बाय वैल्यू क्या होती है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होती है, और थोड़े से देखो, अभी तक मैंने क्लासेस और ऑब्जेक्ट पे नहीं आया। आपको लग रहा होगा सी प्लस प्लस का लेक्चर, सी प्लस प्लस का क्लास बता रहे हैं और यहाँ पे अभी तक क्लासेस और ऑब्जेक्ट पे नहीं आए। क्यों नहीं आए, उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि हमको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करनी है, तो हमको पहले तो सबसे पहले हमको जो बेसिक कंसेप्ट है वो सभी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कल हम एरे को भी कवर करेंगे, एरे क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, स्ट्रिंग को भी कवर करेंगे, स्ट्रिंग क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो लगभग हम मुझे 2 और लेक्चर लगेंगे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को छोड़ने के लिए, उसके बाद ही मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जंप करूंगा। और अभी आज के लेक्चर में आपको ऐसा कुछ है कि जो नहीं समझा?